नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। सीजीपीएससी 2019 के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं और पोस्ट एलोकेशन भी आ चुकी है। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप धैर्य रखते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आशावादी बने रहते हैं कि ये इस लाइफ में कुछ और बेहतर हो सकता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने रुचि शार्दुल बैठी हुई हैं। रुचि, बहुत बहुत वेलकम आपका। थैंक यू सर। और रुचि को ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, आप सभी पहले ही सूचना पा चुके होंगे कि रुचि को 5th रैंक इस साल हासिल हुई है और आप डिप्टी कलेक्टर बन चुकी हैं। जी सर। और आप सभी जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सभी को कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा ताकि हम रुचि से बातचीत करने से पहले ये जानकारी आप तक मैं पहुँचा दूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रुचि ने जहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया था वो 2015 है और अभी हम 2021 में बैठे हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको लगता है कि 5-6 साल की जर्नी बहुत थकाने वाली है तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है रुचि। दूसरी चीज़ कि अक्सर आपके दिमाग में ये बातें आती हैं कि हम यूपीएससी क्यों पढ़ें या ज़्यादा क्वालिटी क्यों पढ़ना है। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा कि रुचि ने सबसे पहले यूपीएससी ट्राई किया, यूपीएससी की क्लास में तैयारी किया, उन्होंने डेप्थ में स्टडी किया और आज देखिए कि 16 में आपका सिलेक्शन 700 पोस्ट के लिए हुआ। देन फिर 17 में डीएसपी के लिए वेटिंग में नाम आया, बट उन्होंने उस वक्त कुछ भी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि फर्दर उनको टॉप रैंक्स में ही आना था। और हम ये आशा लिए बैठे थे कि रुचि फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में टॉप कर जाएंगे, लेकिन देखिए धैर्य की परीक्षा समय आपको लेता है और उसकी परीक्षा देनी भी चाहिए और फाइनली जाकर टॉप 5 में पहुंचती हैं रुचि और अब आपके सामने डिप्टी कलेक्टर बनकर आज वो इंटरव्यू दे रही हैं। एक और इंटरव्यू पहले वाला अपलोडेड है यूट्यूब पर, तो आज फाइनली डिप्टी कलेक्टर बन के आपके सामने मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत दोस्तों। रुचि, सबसे पहले बैकग्राउंड मैं समझना चाहूँगा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली और सभी चीज़ों के बारे में प्लीज़। सर, मेरी स्कूलिंग सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से हुई है, रायपुर में ही है और 12th तक के मैंने पढ़ाई वहीं से की। उसके बाद कॉलेज मेरा एनआईटी रायपुर में आर्किटेक्चर ब्रांच में 2014 में मैं आर्किटेक्चर से पास आउट हुई। पापा मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, एसीएफ की या एसडीओ की पद से रिटायर हुए हैं पापा, और मम्मी होम मेकर हैं और साथ में एक छोटा भाई भी है, वो अभी बीएड कर रहा है। ये करियर अचानक कहाँ से शुरू हुआ? जब आप हमारे पास आई थी यूपीएससी के लिए, तो उस वक्त यूपीएससी क्यों तैयार करना चाहते थे आप? सर, एक्चुअली पापा सर्विस में है तो बैकग्राउंड तो थोड़ा गवर्नमेंट सर्विस वाला वो चार्म तो हमेशा से ही था। और 2005 में ही कहना चाहिए, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तभी मुझे ऐसा लगा था कि यूपीएससी विल बी गुड फॉर मी, गुड ऑप्शन। तो तब तो मुझे चार्म था आईएएस का या इंडियन फॉरेन सर्विस का, तभी लगा था कि इसकी तैयारी करूंगी, बट तब मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैंने स्टार्ट किया बहुत बाद में, 2015 में स्टार्ट किया। पहले ऐसा लगा कि एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, इफ़ दिस डजंट वर्क आउट तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए टू फॉल बैक ऑन। तो फिर 2015 में फिर मैंने स्टार्ट किया। कैसी थी यूपीएससी की तैयारी आपकी? और ऑब्वियसली आप स्टूडेंट रही हैं, तो मैं हमेशा से मानता हूँ, आज भी मानता हूँ कि यूपीएससी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा था यूपीएससी तैयार करने का? सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस होता है यूपीएससी का। ऑल्दो उस टाइम पे क्योंकि आप तैयारी कर रहे होते हैं तो प्रेशर होता है, पर बहुत अच्छी चीज़ें भी पढ़ने को मिलती है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री तो वैसे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में इतना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, बहुत चीज़ों को बहुत डाइवर्स तरीक़ों से देखने का पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। तो आई रियली एन्जॉयड, या तब नहीं कहूँगी, बट वो जो मेंटल ग्रोथ होती है उस पीरियड में, वो इंसान को बहुत बेहतर बनाती है, मुझे ऐसा लगता है। पीएससी की ओर फिर कैसे मूड बना यूपीएससी के बाद? सर, mid-20s में थी मैं जब प्रेपरेशन कर रही थी, तो एक प्रेशर तो था ही कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। एंड ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगी ये टफ़ है या वो टफ़ है, बट आई थॉट कि शायद मैं सीजीपीएससी में अच्छा compete कर लूँगी, तो आई प्रिपेयर फॉर शिफ्ट। मतलब एक अटेम्प्ट दिया मैंने यूपीएससी का, प्री नहीं निकला। फिर आई थॉट कि मैं इधर आ जाती हूँ, सीजीपीएससी में एक बार ट्राई कर लेती हूँ। एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी बन गई। फिर ऐसा लगा कि यहाँ मैं अच्छा कर लूँगी, तो आई कंटिन्यूड हियर ओनली। नहीं तो प्लान था कि मे बी एक बार जॉब सिक्योरिटी हो जाए तो शिफ्ट हो जाऊँ। मतलब डाइसी थी चीज़ें, बट मतलब सब चीज़ों का वर्कआउट करने का एक तरीका होता है, तो मे बी वर्कआउट हो गया। जी।
देखिए दोस्तों, कई बार आप लोगों की सोच, आप लोग के सवालों से ये पता चलता है कि आप कैसा सोचते हैं कि नहीं, हमें पहले छोटे पोस्ट को ट्राई करना चाहिए, छोटे एग्ज़ाम को ट्राई करना चाहिए। हम शायद फालतू में डर रहे होते हैं, ये डर हमें पीछे ले जाता है। एक्चुअली हम बड़े फॉर्मेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करते हैं और क्वालिटी हम प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। रुचि के साथ जो अच्छी बात हुई दोस्तों, वो समझिएगा कि आपने पहले यूपीएससी डिटेल में पढ़ लिया, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आ गए, और सोचिए 16 में सिलेक्शन होने के बाद आप जॉब में भी हैं, लगातार हेक्टिक प्रेशर होता है। गवर्नमेंट जॉब में सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फिर भी इन्होंने अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। और इसके पहले भी मैंने बताया डीएसपी वेटिंग आया, इसका मतलब ये हुआ कि उस एग्ज़ाम को भी क्रैक किया और अभी भी क्रैक किया, एंड देन फाइनली शी बिकेम डिप्टी कलेक्टर। तो ये क्यों हुआ? जॉब के साथ इन्होंने जो शुरुआती दौर में पढ़ाई की थी और जो क्वालिटी कंटेंट उनके ब्रेन में था, उसका इम्पैक्ट था कि उनके आंसर्स बहुत अच्छे आए। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि उस जर्नी का इम्पैक्ट बहुत हद तक रहा होगा। हाँ सर, डेफिनेटली। फिर आप पढ़ाई अपनी ओर से खूब करती रही हैं। जी सर। सर जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो ये तो कुछ साल पहले सीजीपीएससी के करिकुलम का पार्ट था भी नहीं, बट यूपीएससी के टाइम ये पढ़ने का इतना चार्म हो गया था, इतना क्रेज था। अब तो शायद मैं अगर आगे तैयारी करूँ ना करूँ, बट इंटरनेशनल रिलेशंस तो मैं फॉलो करूँगी, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग है, इतना डाइवर्स पर्सपेक्टिव लाता है। तो आई थिंक यूपीएससी में पढ़ने का ये तो था कि फिर सीजीपीएससी के लिए कम टाइम में भी मैं कर पाई, सीजी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे किए। यूपीएससी वाले जितने कॉन्सेप्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री, वो तो स्ट्रांग हो ही गया था। सीजी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े और उन पे फोकस करके फिर एग्जाम निकाला। बहुत बढ़िया। जी सर। रुचि, इस एग्जामिनेशन को बहुत सारे स्टूडेंट्स सब अलग अलग करके देखते हैं। जी सर। और शुरू से पाथ में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की, जो यूपीएससी का ही अप्रोच यहाँ अप्लाई करने की बात हुई है। तो इस बारे में मैं चाहता हूँ कि कमेंट। सर कंटेंट तो दोनों, इवन आई विल से इंटरव्यू भी, प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों का कंटेंट सेम रहता है। करंट अफेयर्स आपसे तीनों में पूछ सकता है। ये चीज़ ज़रूर है कि प्री ज़्यादा फैक्चुअल हो सकता है, मेन ज़्यादा कॉन्सेप्ट फोकस्ड हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं आप करेंगे कि एक के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक के लिए फैक्ट पढ़ लिए। वो पूरा टोटलिटी में पढ़ेंगे, तभी इंडिविजुअल हर एग्जाम में काम आएगा। तो इट्स नॉट लाइक कि प्री की अलग से 2 महीने तैयारी कर लो, मेंस की अलग 1 महीने तैयारी कर लो। पूरा एक साथ अगर लेके चले तो आई थिंक इट्स ईजियर। वो बस रिवीजन होता है। मे बी मेंस में आप आंसर राइटिंग ज़्यादा करेंगे, इंटरव्यू में आप शायद करंट एकदम ब्रश अप करें डेली, बट टोटलिटी में ही होती है प्रिपरेशन। तो ओके। जी सर। अगला सवाल कि जॉब के साथ कैसे मैनेज हुआ, मतलब ये स्टडी को कैसे मैनेज, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी प्रेशर वाला जॉब होता है, तो शेड्यूल क्या था और कैसे आप पढ़ाई करते थे? सर मैं एक्चुअली, मुझे जॉब में अच्छी ग्रुप मिल गई, अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। आईड लाइक टू नेम सम ऑफ देम। अश्विनी मैडम, निखत मैम, राहुल पांडे सर और आशीष सर, विनय सर, एंड इसके अलावा भी सोनल बाजपेयी जो मेरे साथ थी, मेरी बैचमेट थी, उन्होंने भी बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प की मुझे। तो अच्छी फ्रेंड सर्कल थी, स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल थी। तो आते जाते भी हम लोग डिस्कस करते थे, संडेज बैठते थे। जॉब के बाद शायद 5 बजे छुट्टी हो जाए, 6 बजे से 9-10 बजे तक बैठ के पढ़ लेते थे। तो इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कोऑर्डिनेट करते थे। बहुत तरीक़ों से हम लोगों ने पढ़ाई की, मतलब वी यूज्ड टू वर्क आउट कि कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई हैड अ रियली गुड ग्रुप, उसके कारण मेरा टच रहा। ग्रुप स्टडीज़ को लेकर बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, थोड़े से कुछ टिप्स दे पाएंगे जो स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं कि बेसिकली होना क्या चाहिए ग्रुप स्टडी में? सर ये होना चाहिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी आपके फ्रेंड से मैच हो। मतलब सबका अलग स्टाइल होता है, कोई स्टाइल सही या गलत नहीं, जो सिलेक्शन दिला दे वही सही, बट एक जैसे फ्रीक्वेंसी के लोग हों और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए कंपैरेटिवली छोटा ग्रुप रखें तो आई थिंक पढ़ाई हो सकती है। कंफर्टेबल जगह हो, बहुत इधर उधर की बातें ना हो, बेसिक जो चीज़ें हैं वही। ओके, वेरी गुड। करंट अफेयर्स को लेकर कोई डिस्कशन डेली बेसिस पर करते थे? सर डेली तो नहीं होता था, बट रूटीन में कोशिश करते थे कि करंट में हम मतलब डेल्व करें, जो भी चीज़ें आ रही है उसको डिस्कस करें, पर्सपेक्टिव्स डिस्कस करें, तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। ओके। दूसरी चीज़, खासकर रिटन एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट माना जाता है सीजीपीएससी में, ऑब्वियसली यूपीएससी में भी है। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम कब मिलता था? सर राइटिंग प्रैक्टिस तो एक्चुअली सर मैं पहले जो भी आंसर्स मैंने लिखे हैं फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी शायद क्लास 2 बन सकती थी। थोड़े अप्रोचेस मेरे कमज़ोर थे राइटिंग के लिए। कई बार एक्चुअली डिमांड्स अलग अलग होती है। यूपीएससी इज़ मोर कॉन्सेप्चुअल आइड से, और सीजीपीएससी ज़्यादा फैक्चुअल है।
तो मैं यूपीएससी स्टाइल में ही आंसर्स लिख देती थी। एमजी नरेगा के बारे में कहीं पढ़ा था, इट्स अ मनी गजलिंग मॉन्स्टर। ओके। तो मैं वैसे वर्ड्स यूज कर देती थी, बट यू हैव टू बी बैलेंस्ड। और सर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि एडिटोरियल्स पढ़ के थोड़ी क्रिटिकल भी हो जाती थी, जबकि क्रिटिकल अप्रोच सही नहीं है, बैलेंस पर्सपेक्टिव सही है। तो मैं सीजीपीएससी के जो भी डिमांड्स है वो समझी कि कैसे आंसर सीजीपीएससी एक्सपेक्ट करता है। और सर मेरा भाई हमेशा मुझसे कहता है कि इंटेलिजेंस इज अडेप्टेबिलिटी। ग्रेट। तो अडेप्ट करना मैंने सीखा कि यूपीएससी वाला अप्रोच यहाँ पे एज इट इज मैं नहीं फिट कर सकती, तो मैं कैसे खुद को अडेप्ट करूँ कि सीजीपीएससी एक्सेप्ट करे। बहुत तो बढ़िया जी सर। देखिए दोस्तों, अप्रोच की जब बात आती है, ऑब्वियसली आपका जो ज्ञान है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसे आप शिफ्ट कैसे करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब इंटरव्यू में पूछा, यूपीएससी में काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वालिटी क्वेश्चंस कंपेरेटिवली सीजीपीएससी में नहीं पूछे जाते, बट पर्सन एक ही है जिसने यूपीएससी तैयार कर रखा है, उसे पीएससी के बोर्ड के सामने आंसर करना है। तो आपको मे बी फैक्चुअल होना पड़ेगा, आंसर राइटिंग में फैक्चुअल होना पड़ेगा। रुचि, जब डीएसपी वेटिंग था उस वक्त कौन सी गलतियां महसूस हुई, या सासों के टाइम पर कौन सी गलतियां महसूस हुई कि जो नहीं करना चाहिए था, अवॉइड करना चाहिए था? सर वो तो था कि थोड़ा मैं एडिटोरियल, क्योंकि द हिंदू पढ़ते थे हम यूपीएससी के टाइम पे, एंड मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स जर्नलिज्म फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, उनका तो काम है क्रिटिसाइज करना, बट हम वो अप्रोच लेके नहीं चल सकते, बिकॉज हमें तो डिफेंड करना है गवर्नमेंट को। तो वो एक गलती मुझे लगी, और मुझे लगा कि एसेज में भी मैं ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जाती थी, फैक्ट्स की ज़्यादा डिमांड करता है सीजीपीएससी, तो उस अकॉर्डिंग मैंने प्रेपरेशन करी, और बस ऐसे पेपर मतलब वही चीज़ राइटिंग में लाई, वही चीज़ सोचने में लाई, पढ़ने में लाई। बहुत बढ़िया जी सर, बहुत बढ़िया। हाँ। दोस्तों देखिए, अप्रोच आपको बदलनी पड़ेगी। जो भी छात्र यूपीएससी वाले हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, डेफिनेटली आपको अपने अप्रोच में कहीं ना कहीं चेंजेस लाने होंगे। बिकॉज होता क्या है कि सीजीपीएससी में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 30 वर्ड्स, 60 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग आपको मे बी पॉइंट वाइज, मे बी फैक्ट्स शामिल करना, जैसी स्ट्रैटेजी आपको अपने आप में चेंज करनी होगी। इसके अलावा रुचि, एक बहुत बड़ा ग्रुप है स्टूडेंट्स का जो ये मानकर चलता है कि हम आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें, पूरा पढ़ने के बाद खुद के नोट्स बनाएं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? सर हर सब्जेक्ट के लिए तो नोट्स बनाना पॉसिबल भी नहीं है। हिस्ट्री जैसे हो गया, उसमें तो आई डोंट थिंक हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए कोई नोट्स चाहिए। बुक्स अगर बहुत ज़्यादा है तो वो नोट्स चिपका के आप छोटे छोटे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, बट हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है नोट्स बनाना। जो डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बनाना इज़ बेटर, प्रेफरेबल। और सर आंसर राइटिंग का थोड़ा आपको लगे कि आपका कंटेंट आ गया है तो यू कैन स्टार्ट विद आंसर राइटिंग। ज़रूरी नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस कवर करें, कुछ हद तक कमांड हो जाए, मे बी 2 महीने 3 महीने, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। कई बार नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी से बनाना है, टेक्स्ट बुक से बनाना है, कोचिंग के नोट से बनाना है, ये बड़ा कंफ्यूजन चलता रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स में। आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सर एनसीईआरटी तो मैंने ऐसे ही पढ़ी है। अगर नोट्स बनाए हैं तो इतने शॉर्ट रहे कि वो एक दिन में ही रिवाइज, एक दिन क्या कुछ घंटों में रिवाइज हो जाए। इकोनॉमिक्स में पहले क्योंकि नया सब्जेक्ट था, मैंने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा था, तो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं, बट इट वॉज सो शॉर्ट कि टाइम ही नहीं लगा रिवाइज करने में, और वो कुछ बार के बाद तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो उस वे में फिर कोचिंग में जो टीचर्स पढ़ाते थे वो मैं एज इट इज़ नोट डाउन करती थी, उसको रिवाइज करती थी, एज इट इज़ नोट डाउन करती थी, पर उसको अलग से फिर और कहीं नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप पढ़ सकते हैं दोबारा, तो दैट विल बी गुड। और स्पेशली हिस्ट्री में, हिस्ट्री तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो मैं वही बार बार पढ़ती थी, बार बार रिवाइज करती थी। तो आई थिंक वो बहुत बार आप देख के गए रहते हैं नोट्स, तो वो एग्जाम में क्लिक होता है कि ये मैंने ऐसा लिखा था, ये वैसा लिखा था, तो इट्स ईजियर टू आंसर द क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया। करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस पर शायद उतना पढ़ने का वक्त नहीं मिलता रहा होगा जॉब में, तो वो कैसे मैनेज करते थे आप? सर उसके लिए तो फ्रेंड सर्कल को ही थैंकफुल हूँ मैं। पहले तो मैं पढ़ती थी जब यूपीएससी कर रही थी, पर बाद में मतलब मैं भी थोड़ी लैक्स हो गई थी करंट अफेयर्स के लिए, बट द पीपल अराउंड मी वर वेरी सपोर्टिव, डिस्कस करते रहते थे, घर में पापा डिस्कस करते रहते थे, तो इट वॉज ईजियर कि चीज़ें दिमाग में बैठें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, करंट अफेयर्स की अहमियत है। यदि आपको टाइम, आप जॉब में थी इसलिए वक्त नहीं मिला,
बाकी आपको पढ़ना चाहिए डेली बेसिस पर, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। खासकर मुझे लगता है ऐसे राइटिंग और पेपर 7 अभी जिस तरह के पेपर्स आ गए हैं पीएससी में, उसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। सर इवन इंटरव्यू में भी ऐसा रहता है कि अब आप 1 महीने पहले इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आया, आप तब कैच नहीं कर सकते। आपको बेटर है कि आप लगातार पढ़ते ही रहें। कभी भी आप जिस दिन आप सेटिस्फाई हो जाएं या आप कहें कि अब नहीं देना है, उसी दिन आप छोड़िए न्यूज़पेपर पढ़ना, नहीं तो मत छोड़िए मेरे ख्याल से। जी। मेरा मानना है ऑब्वियसली न्यूज़पेपर इन सभी एग्जाम्स के लिए ऑक्सीजन की तरह होता है, तो ऑक्सीजन के बिना आप चल नहीं सकते। तो ठीक ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑक्सीजन है आपके लिए न्यूज़पेपर, तो पढ़ना चाहिए दोस्तों सभी को। आप जितने लोग भी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। रुचि, इसके अलावा मैं समझना चाहूँगा कि इस एग्जामिनेशन की एक बड़ी डिमांड है कि सीजी के जो फैक्ट्स हैं और उनको रिकॉल करना, उनको अपडेट्स करना, इसके लिए कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी कि मैप बेस्ड पढ़ाई कर रहे थे या फिर काम करते करते याद हो रही थी चीज़ें? सर मैप बेस्ड तो सीजी के लिए एटलीस्ट सीजी का जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हर चीज़ मैं मैप से ही एसोसिएट करके पढ़ती थी। ऐसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है याद रखना, और शुरू में दिक्कत होती है, पर जैसे हम पढ़ते जाते हैं कनेक्ट होती जाती है। ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री आप अलग पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी आप अलग पढ़ रहे हो। ज्योग्राफी पढ़ो तो भी हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो, मे बी करंट रिवाइज करो, तो यू डू डिफरेंट थिंग्स, पर सब कुछ एक ही है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। मे बी बेस फाउंडेशन अलग अलग बनता है, बट एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एट द एंड। ओके जी सर। पीएससी का इंटरव्यू पहले के कंपैरिजन में, बिकॉज आई थिंक दिस वाज योर 3rd इंटरव्यू, जी सर, सो क्या डिफरेंस रहा और इस बार किस तरह के क्वेश्चंस हुए आपके इंटरव्यू में? सर वैसे तो क्वेश्चंस डाइवर्स ही रहे हैं मुझसे। सर मुझे लगता है इस बार ऑन एन एवरेज ज़्यादा मार्क्स दिए ही गए इंटरव्यू में, तो ज़्यादा डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे गए। आर्किटेक्चर से बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे गए, काफ़ी सोचने वाले, दिमाग लगाने वाले। आई वाज लकी कि मेरे से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। तो क्वेश्चंस किस तरह के थे, एक बार शेयर कर लें? सर बिटकॉइन पे पूछा गया, बिटकॉइन का जो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। पैरेलल इकोनॉमी पे क्वेश्चंस पूछे गए। डीएसपी अगर मैं बन जाती हूँ तो मैं प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करूँगी, क्या बड़े चैलेंजेस देखती हूँ एक डीएसपी के लिए, क्या बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं मेरे ख्याल से। फिर आर्किटेक्चर में बिल्डिंग डिज़ाइनिंग पे गांधीनगर और नया रायपुर का कंपैरिजन, इस तरह के, क्योंकि मैंने अहमदाबाद में काम किया हुआ है तो उससे रिलेट करते हुए। तो और सर जब मैं ग्रेजुएट हुई, स्कूल पास आउट हुई, उस ईयर के मेजर इवेंट्स, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हुए, तो बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस थे आज से। अच्छा, अराउंड 25-30 मिनट्स चला होगा। जी सर। बोर्ड किन का था इस बार? सर वर्मा सर का। अच्छा, वर्मा सर का बोर्ड था। दोस्तों देखिए, जब आप जॉब में रहते हैं तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं आपके। इवन दो यदि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि किस तरह से आपको करना है। कभी ये दिमाग में था रुचि कि मुझे टॉप रैंक्स में जाना है तो ये अलग से करना होगा, ऐसा कुछ? सर एक्चुअली आई वाज वेरी स्कैर्ड। मैं इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट जब डीएसपी वेटिंग आया था तब थी। जी। तो मैं मेहनत तो बहुत करती थी, बहुत पढ़ती थी। जब भी टाइम मिलता था आई यूज्ड टू जस्ट स्टडी लाइक एनीथिंग, स्पेशली मेंस के पहले बहुत इंटेंस पढ़ाई करी मैंने। वो कुछ मतलब आई थिंक हार्डली 1 महीना था प्री और मेंस के बीच, तो बहुत इंटेंस पढ़ाई हुई इस बार। एंड मतलब जो भी मुझे अच्छे जो भी आसपास स्टूडेंट्स थे जिनसे टिप्स मिलते थे, आई हैड रियली गुड कनेक्शन विद। फाइनेंस में सर मैं बहुत लकी रही, बहुत अच्छे लोगों से मिलना हुआ। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छे टिप्स मिले सबसे। बहुत बढ़िया। तो दैट हेल्प्ड मी सेल थ्रू कि मैं टॉप 10 टॉप 5 में आ पाई। एंड सर सच में इट सीम्स लाइक अ ड्रीम। अभी भी विश्वास नहीं होता है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई। हाँ ओके जी। सो आज जब ये ड्रीम पूरा होता हुआ नज़र आए तो सबसे पहले पेरेंट्स को तो बहुत बहुत थैंक्स। और कैसा, आई मीन फीलिंग कैसे बदलती है वो मैं चाहूँगा कि शेयर करें। सर एक्चुअली सर सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मेरी मम्मी को जाता है, बिकॉज अक्सर लड़कियां जैसे बड़ी होती हैं, मम्मी लोगों को ये रहता है कि खाना बनाना नहीं सीखती, घर के काम नहीं सीखती, बट शी मतलब उन्होंने बिल्कुल मुझे पढ़ाई के लिए बहुत टाइम दिया, बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया। एंड थ्रू आउट रहा है सर, ये बचपन से रहा है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। और सर जिस दिन किसी ने एक्चुअली सर मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं रिजल्ट देखूं आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क, तो अ फ्रेंड कॉल्ड मी और उन्होंने कहा कि आपका 5th रैंक आया है। तो आई वाज लाइक प्लीज झूठ मत बोलो।
बढ़िया। बिकॉज सर इतना हार्ड वर्क देने के बाद आपको लगता है कहीं तो कुछ कमी ना रह जाए, कहीं तो मतलब चूक ना हो जाए। उस बार मैथ्स में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, तो दैट टाइम मुझे एकदम श्योरिटी थी कि बहुत अच्छा रैंक आएगा। बट अभी तो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स है नहीं सर, उतना बड़ा पेपर है नहीं, तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड। ऑल्दो सर मुझे ये था क्लास 2 मिल जाएगा, बट 5th रैंक की तो उम्मीद नहीं थी। बहुत बढ़िया। जी सर। कोई ऐसा पेपर है जिसमें 100 से कम आए मार्क्स? हाँ सर, हिस्ट्री का पेपर है, उसमें अच्छा। 95 है और पेपर 7 में 95 है। बाकी सब में 100 प्लस? जी सर। सर स्पेशली मैंने 130 स्कोर किया लैंग्वेज में, 148 इन ऐसे। ग्रेट। एंड उसमें फिलोसफी में भी 130। ग्रेट। ऐसे के ऊपर बात कर लेते हैं जब मार्क्स सामने आ गए। वैसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जी सर। क्या स्ट्रैटेजी थी ऐसे में? सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में ऐसे को प्रेजेंट करूँ, ये मेरा एफर्ट था। मतलब चीज़ों के डायमेंशंस पे जाऊँ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल में भी इस तरीके से डायमेंशंस में तोड़कर लिखूँ। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या स्कीम्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, इस अकॉर्डिंग ऐसे लिखो कि सारे डायमेंशन, एक्ट्स क्या क्या, लॉज क्या क्या पास हुए हैं उस चीज़ पे, छत्तीसगढ़ में क्या काम हो रहा है। मतलब इवन मुझे लगता है कि जो इंडिया वाले भी पेपर्स होते हैं उसमें अगर एक आध सेंटेंस सीजी का हम डाल दें, एक आध एग्जाम्पल डाल दें, तो देयर इज नो हार्म, क्योंकि सर हम सब चीज़ें साथ में पढ़ते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ केयर के लिए क्या काम कर रही है इस पे पूछ रहा है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि सीजी की कोई एक स्कीम है जिससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ऑब्वियसली डाला जा सकता है। इट्स ओके। तो सर इस तरीके से मैंने बैलेंस करते हुए बहुत पर्सपेक्टिव्स डालते हुए लिखे ऐसे। ग्रेट ग्रेट। फैक्ट्स किस तरह से पहले से कलेक्ट किया था हमने, लाइक प्लान करके कि ये 8-10 टॉपिक्स हैं जिन पर मुझे चांसेस हैं ऐसे मिलने के? सर कुछ मेजर जो एरियाज होते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इस पे तो आई थिंक वर्क करना ही चाहिए। इस पे आंसर्स भी आ सकते हैं और एसेज भी आ सकते हैं। एंड अदरवाइज तो आपकी रेगुलर स्टडी होती है, वो भी आपको काफ़ी आई थिंक अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपको केपेबल बना देती है कि यू कैन राइट ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। ओके जी। एग्ज़ाम हॉल में जो प्लानिंग थी, 4 ऐसे थे, बिकॉज 4 ऐसेज में 45 मिनट अराउंड मिलते हैं, वो कैसे प्लान किया आपने एक एक ऐसे के लिए? सर कुछ टॉपिक्स तो ऐसे थे कि अच्छे से पढ़े हुए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सोचना पड़ा। आई कुड मतलब थोड़ा सोच के थोड़ा स्ट्रक्चर बना के मैं लिखना स्टार्ट कर पाई, तो वहाँ पे जो टाइम सेव हुआ उनको मतलब कुछ ऐसे थे विच वर कंपैरेटिवली मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ा। तो एक दो जगह अगर टाइम बच जाता है तो यू कैन राइट द अदर 2 आंसर्स वेल इन अ वेल थॉट मैनर, तो वैसे करके बैलेंस। कुछ हमने प्लानिंग की ऑन पेपर, लाइक मैंने इंट्रोडक्शन डिसाइड कर लिया, कुछ पॉइंट्स डिसाइड कर लिए, मतलब लिखने के पहले, फाइनली लिखने के पहले कुछ प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाए थे? हाँ सर, हाँ, क्योंकि एक्चुअली सर मेरा जो 2016 का अटेम्प्ट था उसके बाद मैंने एसेज भी लिख के फ्रेंड्स को पढ़ाए, तो सर मेरी ये शॉर्ट कमिंग थी पहले कि मैं ऐसे में फ्लो में चली जाती थी, शायद थोड़ी जर्नलिस्टिक भी हो जाती थी ऐसे के अप्रोच में, तो माय फ्रेंड्स वर लाइक कि इतना ज़्यादा नहीं, एंड नेगेटिव अप्रोच भी रहता था, कोई भी चीज़ को क्रिटिसाइज पहले करना, तो वो सब शॉर्ट कमिंग्स मैंने समझी। वो इवन इंटरव्यू तक के मुझे टोका गया कि हर चीज़ में नेगेटिव पहले मत बोलो, बैलेंस भी देना है तो पहले पॉजिटिव बोलो। बहुत बढ़िया जी सर, तो वो सब अप्रोचेस मैं लेकर के चली ऐसे के लिए। ऐसे में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्लासरूम में बोलने के बावजूद भी, उनको लगता है कि ऐसे कोई अलग चीज़ है, जबकि मेरा मानना है कि नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऐसे राइटिंग, ऐसा मैं कहता हूँ। सो आई थिंक ऐसा ही। हाँ जी सर, एक्चुअली वही है कि आप सारे सब्जेक्ट से फाउंडेशन बनाते हैं, फिर पढ़ते तो आप सब चीज़ें टोटलिटी में हैं। भले इकोनॉमिक्स का पेपर होगा तो आप इकोनॉमिक्स साइड पे फोकस ज़्यादा करेंगे, बट इट्स टोटल प्रिपरेशन। तो ऐसे भी वही है कि हर डायमेंशन आपको देना है, जितने डायमेंशन आप सोच सके। पॉलिटिकल क्या है उसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान क्या है, लॉज में क्या प्रावधान है, फिर उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, कल्चरल इम्पैक्ट्स, हर तरीके से तोड़ के, हर तरीके से डायमेंशन से इमेजिन करके जितना आप सोच सकते हैं, जितने पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं, आई थिंक वही टेस्ट है। मतलब आप अपने आप में कितना सोच सकते हैं, इसी चीज़ का ही टेस्ट है पीएससी या यूपीएससी। डेफिनेटली। जी सर। कई बार बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि सर पॉइंट वाइज लिखें, पैराग्राफ लिखें, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? सर मैंने तो दोनों स्टाइल से लिखा, ऐसा नहीं सोचा कि कहीं पे पॉइंट ज़्यादा सूटेबल लगता है कि हाँ यहाँ पे पॉइंट्स में मैं अच्छा डील कर लूँगी, कई पैराग्राफ्स में, तो आई डेल्ट इन बोथ वेज, इवन ऐसे में भी।
एक ऐसे मैंने पॉइंट्स में लिखा है जितना मुझे याद है, तो आई थिंक उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका टॉपिक याद है क्या, कौन सा था सर मेरे ख्याल से गोधन न्याय योजना अच्छा, पे जो था वो पॉइंट वाइज लिखे। जी सर। और नेशनल लेवल पर हमने कौन सा ऐसे लिखा? सर एक एनवायरनमेंट पे था, वो मुझे याद है अभी सर, मुझे ध्यान नहीं आ रही टॉपिक। ठीक होता है, कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी में यदि ऐसे राइटिंग की बात करें तो 4 एसेज लिखने होते हैं, 2 नेशनल टॉपिक पर, इंटरनेशनल नेशनल एक साथ, और 2 सीजी पर लिखना होता है। 45 मिनट्स आपको मिलते हैं, अराउंड 3000 वर्ड्स हैं, 750 वर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो 3 घंटे में बिना प्लानिंग के तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम के ठीक पहले ही प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे हमारा बहुत अच्छा जाएगा, आपको 148 मिले जी सर। तो 148 इट्स अ ह्यूज वन। आप देखिए, मैं अक्सर मैंने यूट्यूब लाइव में कहा है आपको कि एक तो लैंग्वेज का पेपर है, एसे राइटिंग है, पेपर 6 और 7 और इंटरव्यू, ये ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आप यूनिक कर पाते हैं, क्योंकि बाकी सभी पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फैक्चुअली आप अलग नहीं जा सकते, बिकॉज जो पूछा है वो लिखना पड़ेगा। सो ये पेपर्स हैं जहां पर आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 148 बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इतने मार्क्स मुझे नहीं लगता कि आसानी से सबको मिलते हैं इतने 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस में। ओके, देन पेपर 7 को लेकर कुछ डिफरेंट प्लान किया था आपने, बिकॉज मोस्टली इट रिलेटेड विद करंट अफेयर्स। सो सर कांस्टेंट मतलब बहुत बार पढ़ी मैं उस पेपर को, कई बार रिवीजन किया मैंने उस पेपर का, बिकॉज फैक्ट्स है, फैक्ट्स बेस्ड ज़्यादा लगता था मुझे लॉ वाले, स्पेशली जो फर्स्ट पार्ट था उसका, तो रिपीटेड रिवीजन किया पार्ट 1 का। पार्ट टू में इंटरनेशनल अफेयर्स था, तो मुझे लगता है यूपीएससी की जो प्रेपरेशन थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एडवांटेज देती है। साउथ चाइना सी पर पूछा था और वो अभी थोड़ी 4-5 साल से ही लाइमलाइट पे है। बिल्कुल। तो इट वाज इजियर, मतलब इमीडिएटली मैंने रिवाइज नहीं किया था साउथ चाइना सी, बट क्योंकि वो दिमाग में है कि यूएस और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट उस पर है, तो आई वॉज एबल टू राइट अ गुड आंसर। तो जी सर। ओके, उस तरह से वो मैनेज हो गया प्री नॉलेज से। लैंग्वेज को लेकर कैसे आपने प्लान किया, बिकॉज लैंग्वेज में भी आपके 130 मार्क्स हैं? जी सर। तो लैंग्वेज को, बिकॉज हिंदी तो इट कवर्स 100 मार्क्स, सो कैसे प्लानिंग थी आपकी? सर इंग्लिश में मेरी कमांड अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है, तो ग्रामर अच्छा रहता है मेरा। हिंदी में भी कमांड अबव एवरेज आइट से, पर मैंने रिपीटेडली रिविजन किया उसमें कुछ टॉपिक्स अच्छे से किए, बहुत अच्छे से पढ़े, जो टॉपिक्स ज़्यादा स्कोरिंग लगते थे। हालांकि आई थिंक इट्स अप इन द एयर, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, एक बार पर्यायवाची 2 मार्क्स का पूछे, अगले बार 8 मार्क्स का पूछते। हाँ, ये भी बात है। तो मतलब मैं तो कहूँगी टोटलिटी में हिंदी मार्क्स अच्छे, हिंदी का पेपर अच्छे से करें, 100 मार्क्स है। और छत्तीसगढ़ी सर आती तो है मुझे, बट फिर भी वो साहित्यिक जो टच शब्द होते हैं, हाँ वो नहीं था, तो उसको भी रिपीटेडली रिवाइज किया। एंड मतलब हमारे लिए अच्छा ये था कि प्री और मेंस के बीच 1 ईयर का गैप था, तो बार बार पढ़ने का बहुत मौका मिल गया। बहुत बढ़िया जी सर। दोस्तों, देखिए हर सब्जेक्ट में आपकी प्लानिंग काम आती है, मतलब वो वेस्टेज नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं सर लैंग्वेज हम लास्ट में पढ़ लेंगे, या फिर डरते भी हैं आप, जबकि आप देख रहे हैं कि मे भी हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे भी हों जिनको छत्तीसगढ़ी प्रॉपर ना आती हो। इवन दो मुझे लगता है किया जा सकता है, इट्स सो ईजी। और यदि हिंदी पर आपकी कमांड अच्छी है तो छत्तीसगढ़ी भी आप कर सकते हैं। रुचि, एक और ट्रेंड मैंने देखा है, साइंस वाले स्टूडेंट्स को साइंस के ही सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आ रहे हैं। जी सर। क्या रीज़न देख पाती हैं आप? आई डोंट नो सर, एक्चुअली मे बी एक तो साइंस एंड टेक वाला सब्जेक्ट है और वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, तो वो एक चीज़ हो जाती है। फिर मे बी बायो वाले मैथ्स से डरते हो, मैथ्स वाले बायो से डरते हो, ये भी एक चीज़ हो सकती है। एंड सर वो सिलेबस भी थोड़ा फैक्चुअल है, हम चीज़ें मतलब पीछे छोड़ के आ चुके हैं। आपने कैसे प्लान किया साइंस और मैथ्स को लेकर, बिकॉज आपका तो खैर बैकग्राउंड है जी सर, बट फिर भी क्या स्ट्रैटेजी रही? सर मैथ्स तो मैंने मतलब मैथ्स में मैं अच्छा स्कोर कर लेती हूँ, तो वो उतना वरीसम नहीं था। साइंस का जहाँ तक पेपर है तो मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करी और डायग्राम्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया मैंने कि डायग्राम्स भी होने चाहिए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसी जो चीज़ें होती है जो सप्लीमेंट्री होती है, मैप्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, फ्लो चार्ट्स, वो सब का भी मैंने यूटिलाइजेशन किया। ग्रेट जी सर। रेगुलर जो आंसर्स आप लिख रहे थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, पॉलिटी का, वहाँ पर आंसर्स के साथ साथ टेबल या ग्राफ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ?
सर अभी मैं सोच नहीं पा रही हूँ, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस में आई यूज टू ट्राई कि मैं ऐसा क्योंकि आंसर जो चेक कर रहे होते हैं वो भी शायद एक फ्लो में रीड करते करते थक जाते होंगे, तो मे बी हम बॉक्स पैटर्न यूज कर ले, कहीं कहीं टेबल चार्ट्स ऐसा कुछ बना दे तो मे बी इट्स ईजी, और वो भी उनकी आईज को भी शायद ऐसा लगे कि कुछ नया किया है जी, तो उससे शायद स्कोरिंग अच्छी हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे में भी इस तरह से कुछ किया क्या आपने? हाँ सर, फ्लो चार्ट वगैरह का इस्तेमाल हुआ है? जी सर, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऐसे में हम डायग्राम या फ्लो चार्ट डालें या ना डालें, ये एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सर थोड़ा बहुत किया है, बट वो अपनी चॉइस पे आई थिंक, अगर क्योंकि कोई मुझे ये भी सजेस्ट किए कि मत करना बिकॉज आंसर इज डिफरेंट और ऐसे इज डिफरेंट, पर मैंने थोड़ा बहुत किया है जी। ओके दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी से आते हैं सीजीपीएससी की प्रिपरेशन करने, लैंग्वेज को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी में ही तैयार करना है। तो आप देख रहे हैं शी इज़ फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और 5th रैंक हैं, तो मुझे नहीं लगता लैंग्वेज की वजह से मार्क्स मिलते हैं, बट दी अल्टीमेट थिंग इज़ योर कंटेंट। सो कंटेंट की वजह से आपको मार्क्स मिलते हैं, ना कि आपकी लैंग्वेज की वजह से। चाहे हिंदी आप लिखें, इंग्लिश अच्छी लिखें, जो भी लिखें वो अच्छी लिखें, आई मीन शुद्ध रूप में लिखें। जैसा अभी हम बात कर पा रहे हैं, तो रुचि ने कहा कि इंग्लिश अच्छी है, ऑब्वियसली मिस्टेक नहीं करेंगे, सामने वाले को पढ़ने में इरिटेशन नहीं होगी। आप हिंदी में लिख रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, तो अगेन आप अपने मिस्टेक्स के कारण आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, ना कि हिंदी की वजह से। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी होगी। रुचि, एक और जो प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर, लास्ट 4 to 5 ईयर्स में, बिकॉज इतना समय आपको लग भी गया, हालांकि आपने बता दिया कि मम्मी का सपोर्ट रहा, फिर भी एक सोसाइटी का सपोर्ट होता है कि अच्छा बच्ची है, घर में बैठी है, जॉब लग गई है, फिर शादी करवाओ, और लाइक दैट ये प्रेशर बहुत सारे बच्चियों को परेशान करता है। कभी ऐसा प्रेशर आया, या आया तो क्या हमने उसको पोस्टपोन किया कि ठीक है अभी नहीं, थोड़ा और वेट करना है? कैसा रहा वो? सर ये प्रेशर तो आई थिंक सभी लड़कियां फेस करती हैं मिड 20s टू लेट 20s में। मम्मी का, भाई का बहुत सपोर्ट था जी, और मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट हो जाती थी पेरेंट्स से, जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक नहीं करूंगी। फिर अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी में हुआ, फिर भी प्रेशर तो सर आई थिंक, हाँ सर, बस अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, देन यू कैन फाइट। पेरेंट्स को हम यहाँ से कोई मैसेज दे सकते हैं? अक्सर पेरेंट्स हड़बड़ी करते हैं, और मेरा मानना है कि सीजीपीएससी जैसा एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स। प्लीज कुछ आप बोलना चाहें? वैसे आई थिंक सर भी अग्री करेंगे कि 1 साल में भी लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, बट वो बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत सही गाइडेंस मिल जाता है उन्हें, बट 3 to 4 ईयर्स इज वेरी नॉर्मल। तो मैं यही कहूँगी पेरेंट्स से कि लड़कियों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, ज़रूरी नहीं है, मतलब आई थिंक शादी के लिए हमारी सोसाइटी इतनी जल्दीबाजी कर देती है, बट अगर आपका बच्चा खुश नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे डायरेक्शन में आगे बढ़ के, इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ मस्ट आई थिंक। बहुत बढ़िया। और जो बच्चियां हमें देख पा रही हैं, जो गर्ल कैंडिडेट हमें सुन पा रही होंगी इस वक्त, सो डेफिनेटली उनके लिए भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बिकॉज आप एक टाइम प्रिपेयर करके चलें कि एटलीस्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स का टाइम आपको लगना, बिकॉज ये वन डे मैगी नहीं है कि आपने डाला 2 मिनट में और तैयार हो गया और आप डिप्टी कलेक्टर या आईएएस बन गए, बिकॉज आप एक अच्छे लेवल के पोस्ट पर आप जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको टाइम तो इतना देना पड़ेगा। और आप देख पा रहे हैं इस लंबी जर्नी में, हाँ सक्सेस मिलती रहे आपको ब्रेक में, एंड देन फाइनली यू कैन अचीव योर गोल, जो फाइनली आज डिप्टी कलेक्टर बनकर हम बैठे हैं। तो ये पेशेंस है, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क है, और आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट। कभी ऐसा नहीं लगा कि अब छोड़ दूं, पढ़ाई बहुत हो गई, ऐसा कभी कोई मौका आया हो? सर ऐसा तो कई बार आया, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी मैं, रोती रहती थी, भाई समझाता था। मुझे सर यही लगता है कि सक्सेसफुल एक पर्सन नहीं होता, नाम एक पर्सन का लिखा होता है लिस्ट में, पर एक पूरी टीम होती है उसके पीछे, बहुत बढ़िया फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन सब का कंट्रीब्यूशन होता है, बस हम हर जगह एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इतने सारे लोग हमें मिलते हैं। तो आई एम रियली लकी कि बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, इनफैक्ट अभी भी मुझे लगता है कि सबकी ब्लेसिंग्स ही लग गई मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओवरऑल देखिए दोस्तों, एक टाइम जब आप देते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। और मेरा मानना है कोई भी चीज़ यदि हम पढ़ रहे हैं क्वालिटी में, तो वो कभी वेस्ट नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने यूपीएससी से शुरू किया और आज डिप्टी कलेक्टर बन गए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, ज़रूरी नहीं कि आप आईएएस का एग्जाम क्रैक करें तभी आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज स्टेट एग्जाम्स आर ऑल्सो गुड, बट येस आप पहले ट्राई कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है।
और कई बार रुचि यंग एज के बच्चे सोचते हैं कि सर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीएससी क्रैक करना है, तो उन्हें मैं अक्सर गाइड करता हूं कि नहीं, गो फॉर यूपीएससी, बिकॉज उसमें आप एक बड़ा दायरा, बड़ा कैनवास लेकर आप पढ़ाई करते हैं, उसका बेनिफिट जो मिलता है वो आपने भी देखा इन सब चीज़ों को। और सर जब एज कम होती है तो आई थिंक यूपीएससी के लिए जाना इज़ द बेस्ट, मतलब क्योंकि मैं तो मिड 20s में आई थी तो मेरे पे प्रेशर थोड़ा माउंट होने लग गया था, तो फिर इसलिए मुझे सीजीपीएससी में शिफ्ट होना पड़ा। ऑल्दो मतलब मैं ये भी मानती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अपना चार्म है, उसके जैसा आई थिंक इतना डाइवर्स प्रोफाइल है, इतना कुछ आपको सोसाइटी के लिए करने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो आईएएस और डिप्टी कलेक्टर तो मतलब किसको नहीं पसंद आएंगे ऐसी जॉब प्रोफाइल से। बिल्कुल ठीक जी सर, बट आई थिंक स्टार्टिंग में तो यूपीएससी के लिए सिंसियर रह सकता है। बहुत बढ़िया जी। जो आपकी जॉब थी 700 की, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे फॉर्म भरते वक्त पूछते हैं कि सर ये जॉब प्रोफाइल कैसा था, तो क्या था वो? सर ये चीज़ है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत प्रॉमिस करता है, मतलब इस चीज़ में मैं मानती हूँ 10 to 5 की जॉब है, जो फील्ड जॉब्स हैं दे आर वेरी मतलब इंटेंस हो जाती हैं, तो मतलब अगर टाइम मैनेज करे इंसान तो शाम का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज कर सकता है पढ़ाई के लिए। एंड वर्क वाइज भी मैं बजट मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग काम करने को मिला मुझे यहाँ, तो आई रियली गॉट टू लर्न अ लॉट, और मतलब इट इज़ रियली अ वेरी नाइस प्रोफाइल। ग्रेट। सो गर्ल्स के लिए कुछ अलग से बताने की जरूरत है कि गर्ल्स के लिए सूटेबल जॉब है, क्योंकि प्रोफाइल जब फॉर्म भरते हैं बच्चे तो बहुत सारे सर गर्ल्स के लिए सूटेबल क्या है? अब हमारे लिए तो सारी जॉब्स एक जैसी हैं, बट इवन दो कुछ इसमें स्पेसिफिक बेनिफिट। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है तो शायद लोगों को अपील कर जाए, बट सर वो अपनी अपनी पर्सनालिटी भी होती है। बहुत सारी लड़कियां भी फ्रस्ट्रेट होती हैं ऑफिस में बैठ के डेस्क जॉब्स में, बहुत सारे लड़के भी दे आर चिल विद इट, तो मतलब आप कैसा काम करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके रुचि, इसके अलावा कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं वापस यूपीएससी में टर्न हो जाऊं तो ज़्यादा बेटर है इस जॉब प्रोफाइल से? सर सच कहूँ तो ये मैं लास्ट अटेम्प्ट सीजीपीएससी का मान के चल रही थी, एंड आई वाज प्लानिंग कि अब मैं यूपीएससी का क्या करूँ, कैसे ऑप्शनल सेलेक्ट करूँ, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करूँ, यही प्लान कर रही थी मैं, बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट जो टॉप 100 के लोग होते हैं उनका हार्डवर्क एक ही जैसा रहता है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिन लोग थोड़े पीछे रैंक लाए हैं, बट मैं उनको बिल्कुल अपने से कम इंटेलिजेंट नहीं मानती, तो मतलब इट्स ऑल्सो मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे हार्डवर्क का रिजल्ट मिल गया, बट इन केस नहीं मिलता तो मैं यूपीएससी में शिफ्ट कर गई होती। अब तो करना चाहिए, अब यूपीएससी डिप्टी कलेक्टर हो गई। जी सर, सर इसमें वैसे तो बहुत डिमांडिंग जॉब है जितना मैंने सुना है, बट इफ द जॉब प्रोफाइल अलाउज तो मैं ट्राई करूंगी यूपीएससी। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, डिपेंड करता है आप अपना शेड्यूल कैसे मैनेज करते हैं। हमने देखा कि सोशल प्रेशर भी आएगा, फैमिली का भी, कई बार कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई आप सेटल हो जाएं, हम रिटायर होने वाले हैं। दैट डिपेंड्स कि आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। एक हमारे यहाँ की एक बच्ची है, वो इसी तरह के प्रोफाइल में थी कि नहीं सर पेरेंट्स का प्रेशर है कि आपको 1 साल मिलेगा, देन फाइनली शी गॉट सेलेक्टेड दिस ईयर। तो 2 साल उसने वेट किया, पेरेंट्स को कन्विंस किया और वो सेलेक्ट हो गई फाइनली। तो इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं दोस्तों, जहाँ पर आपको पेशेंस रखना है और हार्ड वर्क से प्रूव करना है कि पेरेंट्स को कि हाँ हमने कर दिखाया, अब हमें और टाइम आप दे दीजिए, तो डेफिनेटली वो अलाउ करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। रुचि, मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हम प्राइवेट जॉब करते करते प्रिपेयर कर लें, या फिर बहुत सारे हैं जो फैमिली के साथ सोचते हैं कि हम प्रिपेयर करें। तो आपने भी अपने कोलिग्स को देखा होगा कि लाइफ बैलेंस करके पढ़ाई कर रहे हैं, या आपने खुद भी की पढ़ाई, तो कोई ऐसा चैलेंज जो लगे कि नहीं इम्पॉसिबल है, तो हो नहीं सकता प्राइवेट जॉब के साथ? सर वैसे वर्क आवर्स अगर प्रिडिक्टेबल नहीं रहते तो इंसान बहुत डिफ़िकल्टी फेस करता है। आई थिंक उसके साथ प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, और फैमिली लाइफ में भी बहुत कमिटमेंट्स होते हैं, सोशल कमिटमेंट्स बढ़ जाते हैं। आई थिंक वंस अ पर्सन इज़ मैरिड तो उतना ईजी नहीं रहता है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ लोगों को जो ये सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए भी अभी भी पढ़ाई में इन्वॉल्व हैं, एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। तो सर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी है, अगर कोई कर सकता है, मैं नहीं समझती कि मैं कर पाती अगर मेरे पास ये सब प्रेशर्स होते। इवन ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास ऑप्शन था कि मैं काम करते करते करूं, बट आई थॉट कि मैं एक ही चीज़ को करूं और अच्छे से करूं।
तो जो मतलब इंसान को खुद ही अपने विवेक पे ही डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं। जी सर। रुचि, ये इन सभी सवालों के साथ साथ बहुत सारे टीचर्स हैं जो पाथ में रहे हैं जिनसे आपने पढ़ाई की, लाइक प्रवीण सर हैं, सलीम हैं, डॉक्टर सलीम सर हैं, अनिल केशरी सर हैं, और भी टीचर्स आए हैं। यूपीएससी के लिए बहुत सारी टीम आती हैं, ये सभी टीचर्स हैं जो रेगुलर जुड़े हुए हैं पाथ से। सो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? 5-6 साल हो गए फिर भी जुड़ी हुई हैं, अच्छा लगता है। सो ओवरऑल अनुभव कैसा रहा? सर मैं स्पेशली मेंशन करूंगी सबसे पहले तो अनिल केसरी सर को, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उनकी क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की अटेंड की थी और वो इतने मतलब इतना एनवायरनमेंट क्रिएट करके पढ़ाते थे हमेशा। मतलब मैं स्पेल बाउंड होके बैठती थी उनकी क्लास में, क्योंकि हिस्ट्री मेरा एकदम फेवरेट सब्जेक्ट है और वो अच्छे से पूरा बैकग्राउंड बता के, पूरे क्या हुआ इंसिडेंट्स बता के, इट्स नॉट जस्ट फैक्ट, कॉन्सेप्ट भी कि कैसे चीज़ें डेवलप हुई, तो बहुत अच्छी लगती थी मुझे उनकी क्लासेस। बहुत बढ़िया जी सर। और सर प्रवीण सर भी वैसे ही हिस्ट्री में तो एक्चुअली सर आई थिंक हाँ अच्छी फैकल्टी है, तो प्रवीण सर की क्लास भी मैं हमेशा अटेंड करती थी। मतलब एग्ज़ाम भी है तो भी ऐसा लगता था कर लेती हूँ अटेंड, मतलब 2 दिन बाद भी एग्ज़ाम है तो भी मैं चली जाती थी अटेंड करने। और सर सलीम सर के अंडर साइंस एंड टेक, हाँ साइंस एंड टेक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और क्योंकि हम लोग को साइंस से थोड़ा हटे टाइम हो जाता है तो उन्होंने अच्छे से ब्रश अप करवा दिया। और सर आपने प्रखर सर को बुलवाया था एक बार, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए उन्होंने, सर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के लिए। तो सर वो क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक्चुअली सर मैं हिस्ट्री के लिए इतनी पैशनेट हूँ तो मैं सारे हिस्ट्री टीचर्स को याद कर रही हूँ। जी बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, एक टाइम होता है जब आप पूरे जोश के साथ क्लासरूम स्टडी करते हैं, बट क्लासरूम का अप्रोच आपके लिए मायने रखता है। कोचिंग तो हम सभी को बराबर रूप से दे रहे हैं, लेकिन आप उनमें से क्या निकालना चाहते हैं अपने लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। क्योंकि आपके बहुत सारे बैच में, आपके बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मे भी शायद जिन्होंने ड्रॉप कर दिया हो, पढ़ाई स्टॉप कर दी हो, बट आप कंटिन्यू लगी रहीं। ये मोटिवेशन कैसे आया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ मैं जल्दी सरेंडर कर जाते हैं, तो वो आप कैसे बची रहीं? सर मुझे लगता है स्कूल टाइम से भी मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे। बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा तो मतलब आई डेंट नो निकालूंगी कि नहीं, बट कहीं थोड़ी बहुत सक्सेस भी मिलती रही, जैसे एसएससी का मे बी प्री क्लियर हो जाए, या सीजीपीएससी का जो जस्ट पिछला अटेम्प्ट था 16 से पहले का, वो भी मैं मार्जिनली मिस की थी। तो फिर समझ में आता गया रिक्वायरमेंट्स कैसी, एनालिसिस अच्छा होता गया, तो फिर इसलिए इंस्पिरेशन भी मिलती रही कि कंटिन्यू करूं। बहुत बढ़िया। जी सर। देखिए दोस्तों, टाइम तो लगेगा, सक्सेस एक दिन की बात नहीं होती, वन नाइट सक्सेस की बात नहीं होती है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और अक्सर हमने अपने गुरुओं से सुना है कि शॉर्टकट, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये प्रिंसिपल हमेशा आप पर भी लागू है, इनफैक्ट सभी सक्सेस स्टोरीज पर लागू है। और अक्सर हम आइसबर्ग कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो हमें ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा होता है कि रुचि 5th रैंक आई हैं, ये 5th रैंक कैसे आई मैम, और हम पीछे 6 साल की जर्नी भूल जाते हैं। तो नए छात्रों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 6 साल की जर्नी भी समझिएगा, और उसमें कड़ी मेहनत, कंसिस्टेंसी रही है। कई बार आपको मूवी देखने का मन कर रहा है, आप मूवी नहीं जाती हैं, फैमिली फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व है, आप फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। रुचि, इसके अलावा भी ओवरऑल छत्तीसगढ़ की जो पढ़ाई है उसमें बहुत सारे गांव से भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, शहरों से भी हैं। क्या उनको हम मैसेज दें कि 11th-12th से वो अपनी प्लानिंग करें और अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे ग्रेजुएशन के साथ मैनेज करें? बिकॉज अब मुझे लगता है बिकॉज कंपटीशन अब 11th-12th से चालू हो गया है, स्पेशली आफ्टर 12th। सो कोई इस बारे में मैसेज देना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैं तो पहले मैंने प्रोफेशनल डिग्री ली कि मतलब मैं ये चीज़ नहीं छोड़ना चाहती थी कि कल की डेट में अगर मान लीजिए इस जगह मुझे सक्सेस नहीं मिलती तो मैं क्या करूँगी। तो अगर वो फील्ड ऐसी सेलेक्ट कर रहे हैं, मे बी आर्ट्स, मे बी कॉमर्स, या मे बी प्योर साइंसेस, तो वो ऐसा कर सकते हैं 11th स्टैंडर्ड से। बाकी जो इंजीनियरिंग या मेडिकोज वाले हैं वो तो फिर बेटर है कि वो अपने प्रोफेशनल डिग्री पे भी अच्छे से फोकस करें, दे अटेन अ प्रोफेशनल डिग्री, और फिर उसके बाद भी बिकॉज उन्होंने इतनी टफ पढ़ाई की हुई है तो वो पिक कर लेंगे आई थिंक। ग्रेट। चलिए, ये बहुत अच्छी बातचीत रही। लास्ट में जाते जाते सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल पाथ की जर्नी में अनुभव कैसा रहा, अदर देन टीचर्स पर तो बात हो गई है।
सर सोनल बाजपेयी मुझे यही मिली एंड शी हैज़ बीन अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। और सर मैं आपसे भी जब भी मिलती हूँ आई फील वेरी मोटिवेटेड। एक आपकी मोटिवेशनल क्लास थी तो उसके बाद उस दिन आई वाज वेरी एनर्जेटिक। आज तो मैं अच्छे से पढ़ूंगी, क्लास अटेंड करके आई हूँ। एंड सर इवन जो मॉक था इंटरव्यू से पहले वो भी काफ़ी एनरिचिंग था। तो कई बार आप थोड़े अंदर से शेकी हो जाते हो एंड व्हेन समवन पुल्स यू आउट ऑफ इट तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करते हो। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल दी सपोर्ट। बहुत बढ़िया। दोस्तों हम बने रहेंगे लगातार और आपके सवाल जो भी होंगे पूछेगा। बहुत जल्दी प्लानिंग करते हैं कि रुचि को क्लासरूम में लाया जाए और क्लासरूम में आप ऐसे राइटिंग पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि बच्चों से बात किया जाए। तो ज़रूर वो टाइम लेंगे और आपके जो भी सवाल होंगे आप कमेंट कीजिएगा, उन पर ज़रूर हम लोग मिलकर रिप्लाई कर देंगे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। और बहुत जल्दी क्लासरूम में लेकर मैं आना चाहूँगा रुचि को। और रुचि जाते जाते कोई और मैसेज ओवरऑल, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की हम बात करते हैं, बच्चे बिखर के तैयारी करते हैं, पहले प्री पढ़ लें फिर मेंस देखेंगे बाद में, इसके ऊपर कोई बातचीत फाइनली एक मैसेज? मैं यही कहूँगी कि ओवरऑल एक पूरा एग्ज़ाम है, प्री मेंस इंटरव्यू, मतलब वो भले अलग अलग एस्पेक्ट को टेस्ट कर रहा है पर एग्ज़ाम तो एक ही है। प्री विल फोकस मोर ऑन फैक्ट्स, मेंस ऑन कॉन्सेप्ट्स। मगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि आज फैक्ट रट लें कल कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि फैक्ट रटना तो आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट है बिना कॉन्सेप्ट समझे। तो आप पूरी प्रिपरेशन को एक साथ ही लेके चलिए, हर एस्पेक्ट की एक साथ ही तैयारी कीजिए और स्पेशली मतलब कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करिए, कंसिस्टेंट बने रहिए। कंसिस्टेंसी पेज सबसे ज़्यादा, शायद कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क ही रहता है जो आपको फाइनल लिस्ट तक पहुंचाता है। तो आई विल ओनली रिकमेंड दैट। ओके, ग्रेट। सो रुचि अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम सभी आशा करते हैं दी होल पार्ट टीम फैमिली कि आप IAS बनकर फिर हम एक इंटरव्यू करें, है ना? ऐसी मेरी कामना है और शुभकामनाएं भी हैं जी सर। सो धन्यवाद दोस्तों हमें देखने के लिए। और उम्मीद है इस साल के ढेर सारे सक्सेस वीडियोस आप तक पहुंचेंगे। और रुचि के साथ इस सीज़न का पहला सीज़न बोलना पड़ता है बिकॉज ईयर वाइज एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। सो ये पहला इंटरव्यू आपको देखने ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार।